चलो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रीपोजिशन का अगला एक्सरसाइज नंबर 15 तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहला हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग चूँकि प्रैक्टिस से ही प्रीपोजिशन को सीखते हैं, इससे हम लोग ज़्यादा सीख पाते हैं और एकदम सटीक चीज़ सीख पाते हैं। आइए, सी केम, वह आई एंड सैट और बैठ गई डैश मी। अब 4 ऑप्शन है, अवे, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स। अब होगा क्या? तो प्यारे बच्चों, जब वो आई है तो मेरे पास ही बैठेगी, है कि नहीं? वो आई और बैठ गई, तो दरअसल यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी, ठीक है ना। सैट अवे बैठेगा नहीं, और बिसाइड का हिंदी होता है बगल में, ठीक है ना, बगल में। इस पर और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आगे, क्योंकि ये जो बगल में दिख रहा है ना बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स यही दोनों थोड़ा सा सीखना है यहाँ पे। बिसाइड का हिंदी होता है बगल में, और यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। सी केम एंड सैट बिसाइड मी। लेकिन अगर आप बिसाइड्स कहते तो हिंदी देखो क्या निकलता है। पहले आप नोटबुक में लिख लेना है, बिसाइड्स का हिंदी होता है के अलावा, ठीक है। जैसे क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, तो बिसाइड्स क्रिकेट आई प्ले फुटबॉल ऑल्सो। तो बिसाइड्स का हिंदी होता है के अलावा। ये आगे मैं दिखाऊंगा आपको, आप पहले बस हिंदी जान लो कि बिसाइड्स एस लगा हो तो के अलावा, और केवल नॉर्मल बिसाइड हो तो बगल में। तो सेंस के हिसाब से यहाँ पे सी होगा। आगे दिखाऊंगा और भी क्वेश्चन ऐसे अगले एक्सरसाइजेज में। सी केम, वह आई एंड सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ गई, ठीक है। आंसर होगा सी। अभी आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। द राइडर, राइडर का मतलब होता है जो घोड़ा चलाता है ना, घोड़ा जो चलाता है उसे कहते हैं राइडर। द राइडर फेल, फाल का सेकेंड फॉर्म है फेल, गिर गया। घोड़ा चलाने वाला गिर गया। डैश द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ से, बैक का हिंदी होता है पीठ, तो घोड़े की पीठ से गिर गया नीचे। तो फिर होगा क्या? ऑन, फ्रॉम, ऑफ, अवे। तो प्यारे बच्चों, इसमें गिरने का सेंस है ना, और किसी चीज़ से ही तो गिरेगा, तो से की अंग्रेजी यहाँ पे फ्रॉम हो गई। फाल फ्रॉम होता भी है, किसी भी चीज़ से गिरने के लिए फाल फ्रॉम का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी, ठीक है ना। द राइडर फेल फ्रॉम द हॉर्स बैक। तो कुछ कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जो है आप अभी देख रहे हो, ये कॉमन सेंस पर है, ठीक है, इस पर बहुत सोचना नहीं है। द राइडर फेल फ्रॉम द हॉर्स बैक, राइडर यानी घुड़सवार गिर गया, फ्रॉम द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ से, ठीक है। कुछ तो रटना पड़ता है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस होता है। ओके, माई ब्रदर इज़ इन हैबिट डैश स्मोकिंग, मेरा भाई आदत में है धूम्रपान। तो टू, इन, ऑफ, फॉर, तो कंफ्यूज थोड़ा करेगा अगर आप नहीं पढ़े हो तो। होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, इन हैबिट ऑफ का प्रयोग एक साथ होता है। इसका हिंदी होता है किसी चीज़ की आदत में, इन हैबिट ऑफ। ज़रूरी नहीं कि ऑफ ही पूछेगा, इसमें तो ऑफ पूछा है, इन भी पूछ सकता था। तो इन हैबिट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत में। तो माई ब्रदर इज़ इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मेरा भाई धूम्रपान की आदत में है, यानी उसको आदत है धूम्रपान करने का, इसलिए आंसर होगा सी। ये लाइन लिख लेना आप, इन हैबिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। ही ले द शैड ऑफ अ बनियान ट्री। भाई क्या कह रहा है? अंडर है, ऑन है, इन है, ओवर है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले तो आप ले की हिंदी जानो। लाई का हिंदी होता है लेटना, उसी का सेकंड फॉर्म है ये लेटा, और थर्ड फॉर्म होता है लेन, ठीक है ना। ये मैं आगे भी बहुत बताऊंगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूरी। तो लाई का मतलब लेटना होता है, तो उसका सेकंड, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटने का सेंस है, पेड़ के, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के शेड, शेड मतलब छाया। तो फिर होगा क्या? तो ले चुकी है सेकंड फॉर्म, तो लेट गया, वह लेट गया डैश द शेड ऑफ अ बनियान ट्री। बनियान ट्री यानी बरगद के छाए के नीचे। छाए के नीचे कैसे होगा भाई? सपोज़ ये मान लो पेड़ है, पेड़ के छाए में ये छाया है, चलो ये छाया है, तो अंडर अगर आप लगाते हो तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, छाए के नीचे। छाया यहाँ पे पड़ेगा इसके नीचे, तो ये गलत होगा प्यारे बच्चों। जब शेड वर्ड दिख जाए ना, तो दरअसल इन द शेड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन द शेड, छाए में, केवल पेड़ रहता, केवल पेड़, तब आप अंडर द ट्री कह सकते थे, तब आप अंडर द ट्री कह सकते थे। लेकिन शेड ऑफ द ट्री है अगर, यानी पेड़ के छाए, तब आप इन लगाओगे, और सिर्फ पेड़ रहता है तो आप अंडर लगाते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रहता है ना, ही ले, वह लेट गया डैश बनियान ट्री, तब आप अंडर लगाते, लेकिन शेड दे दिया तब आप इन लगाओगे। तो इन द शेड ऑफ ट्री होता है और अंडर द ट्री होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बताया हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पीछे भी पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि एकदम टू द पॉइंट चीज़ें ही बताई जा रही है। द ओल्ड लेडी, यानी जो बूढ़ी महिला थी, डाइड, मर गई डैश मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है, डिजीज़ है, ठीक है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, पीछे मैंने बताया कि किसी भी बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। आगे अगर बीमारी का नाम दिया हो तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो मलेरिया एक बीमारी है, कॉलरा, मलेरिया, ये सब बीमारी का नाम है।
द ओल्ड लेडी डाइड ऑफ मलेरिया। फ्रॉम अच्छा लगेगा लेकिन होगा नहीं, ध्यान देना है। किसी भी बीमारी के नाम दिया हो तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करिएगा, ठीक है। 6 नंबर ये भी बता चुका हूँ, फिर भी रिवीजन के रूप में आपको जानना चाहिए, आप जान लो। सुरेश इज़ एंग्री डैश राम, सुरेश नाराज है राम से। अब ऑन है, विद है, एट है, बाई है, होगा क्या? तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ प्यारे बच्चों। एंग्री मतलब नाराज, मैं एक बार फिर से लिखूँगा एंग्री। अगर किसी व्यक्ति से नाराज़ होते हो तो आप विद का प्रयोग करना है। मैं आगे लिख दे रहा हूँ पर्सन, और आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि राम कोई व्यक्ति ही है। सुरेश नाराज है किससे? विद पर्सन, राम से। यानी किसी व्यक्ति से अगर नाराज़ होना है तो बी लगाओगे आप, ठीक है, यानी विद। और किसी वस्तु से नाराज़ होना है तो आप एट लगाओगे। तो वस्तु का मतलब क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी वो व्यक्ति नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति नहीं होगा। व्यक्ति होगा तो विद और वस्तु होगा तो एट। तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना, यहाँ पर होगा आंसर बी। लेकिन क्वेश्चन नंबर आप 7 देखो। यू आर एंग्री डैश इज बिहेवियर, तुम नाराज हो उसके बिहेवियर से। तो बिहेवियर कोई आदमी तो है नहीं, जब बिहेवियर कोई आदमी नहीं है तो आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति से नाराज़ होने के लिए विद, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग, किसी भी वस्तु वगैरह से नाराज़ होने के लिए एट। तो फिर आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? यू आर एंग्री एट हिज बिहेवियर, तुम उसके बिहेवियर पर नाराज हो, ठीक है। ओके, द एक्टर वॉज, यानी एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। वॉज एंग्री, एक्टर नाराज था, फिर से एंग्री आ गया। अब क्या लगाएं, विद लगाते हैं कि ऐड, देखते हैं। द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का हिंदी होता है व्यवहार, भाई जान लो आप, है ना, व्यवहार, मेहमान नवाजी या व्यवहार। तो एक्टर नाराज हो गया मेहमान नवाजी से या बर्ताव से। तो बर्ताव भी तो कोई आदमी नहीं है, जब आदमी नहीं है तो क्या होगा भाई? ऐड होगा। क्लियर है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 9 नंबर को थोड़ा समझना है। 9 नंबर कह रहा है कि होगा क्या? मोहन लीव्स डैश अ विलेज। एट भी है, इन है, ऑन है, ओवर है। बच्चों लोग, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एट होगा, पर एट होगा नहीं। कई लोग सोच रहे होंगे कि छोटे जगह का नाम होता है तो एट लगा लेते हैं। बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, लेकिन ज़रा सोचो, विलेज किस जगह का नाम है भाई? विलेज किस गांव का नाम है? ज़रा बताइए तो। विलेज किसी भी जगह का नाम नहीं है, विलेज तो एक कॉमन नाउन है, इसके अंदर में आएगा गाँव के नाम छोटे छोटे। तो पहले बात आप समझो, आपने रूल ये पढ़ा होगा कि एट का प्रयोग होता है छोटे जगह के नाम के साथ। छोटे जगह का नाम, छोटा, मैं लिख रहा हूँ छोटा जगह का नाम, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो ये रूल हो गया। अब छोटा जगह का नाम जैसे रामपुर हो गया, जैसे फेफना हो गया, जैसे कोई भी गांव का नाम हो गया, छोटा जगह का नाम बोल रहा हूँ, नाम, उसका नाम होना चाहिए कुछ, तो ऐट लगाना। और बड़े जगह का नाम हो तो इन लगाना, ठीक है। जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बनारस, ये बड़े बड़े जगह हैं, तो आप इसके साथ इन लगा लो, जगह का नाम। तो नाम होना चाहिए, ठीक है ना, तो इन लगा दिया। और छोटा जगह का नाम हो तो ऐट लगा लो। अब जैसे कॉलोनी का नाम है तो कॉलोनी वो बहुत बड़ा थोड़े होगा, तो कॉलोनी का नाम है मान लो, तो ऐट लगा सकते हो आप, ठीक है। किसी छोटे से गांव का नाम है, किसी छोटे से मतलब कॉलोनी का नाम है, तो आप ऐट लगा लो। अच्छा, पकड़ोगे कैसे, ये आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पकड़ में आएगा जगह का नाम। फिलहाल तुम ये देखो कि छोटा जगह का नाम हो तो ऐट और बड़े जगह का नाम हो तो इन। लेकिन अगर आपको ये वर्ड दिख जाए विलेज, ये किसी जगह का नाम नहीं है भाई, ये किसी गांव का नाम नहीं है। अगर आपको विलेज दिख जाए, ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड ही दिख जाए, डिस्ट्रिक्ट वर्ड, सिटी वर्ड दिख जाए, वर्ड, ये वर्ड दिख जाए, टाउन दिख जाए, कंट्री दिख जाए, ये वर्ड, मतलब कंट्री का नाम नहीं, नाम होगा तो फिर छोटे बड़े की बात आ जाएगी कि छोटा है कि बड़ा है। अगर ये सारे वर्ड दिख जाए, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, कंट्री, ठीक है, स्टेट, राज्य, अगर ये सारे वर्ड ही दिख जाएं तो आप आंख बंद करके इनका ही प्रयोग करना। हाँ, अगर विलेज का नाम आ जाए, जैसे मान लो फेफना, ठीक है, तब आप तो फेफना जगह का नाम है ना और छोटा है तो ऐट लगा लेना। लेकिन अगर कहे कि विलेज, तो विलेज कोई जगह का नाम नहीं है, ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है, एक जातिवाचक संज्ञा, इसके अंदर कई सारे गांव आ जाएंगे। तो ऐसे मैंने एकदम डायरेक्ट वर्ड ही लिख दिया, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, टाउन, कंट्री, वर्ल्ड, यहाँ तक कि वर्ल्ड भी आ जाए, तब आप चुपचाप से आंख बंद करके इन लगाओगे। तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विलेज का नाम दिया रहता है तो ज़रूर ऐट लगाते क्योंकि विलेज छोटा होता है। लेकिन विलेज वर्ड आ जाए, डिस्ट्रिक्ट जिला आ जाए, सिटी आ जाए, टाउन आ जाए, कंट्री आ जाए, स्टेट आ जाए, वर्ल्ड आ जाए, तब आप चुपचाप से इन लगाओगे। ये रूल लिख लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी दिखाऊंगा। इस ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे ऐट लगा लेते हैं, इन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, ये आपको आना चाहिए। जितेंद्र गोज टू स्कूल डैश 7 o'clock, 7 o'clock घड़ी का समय है, 4 ऑप्शन है, ऑन, ओवर, एट, इन। आपको पता होगा प्यारे बच्चों की घड़ी से समय बताने के लिए वो समय अगर दिया हो समय, तो आप ऐट का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, कभी भी क्लॉक दिया हो ना,
5 बजे, 10 बजे, 5 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock। तो अब ऐट का ही प्रयोग करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, टफ क्या होते हैं नहीं पता है तो टफ होता है, और पता रहता है तो आसान होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जितेंद्र गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock, जितेंद्र स्कूल जाता है 7 बजे, ठीक है। तो घड़ी से समय का मतलब समय को इंगित करना हो तो ऐट लगाओ, समय को इंगित करना हो तो ऐट लगाओ, ठीक है। और एक अलग से ये भी क्वेश्चन पढ़े थे, याद है, घड़ी से समय बताना हो, घड़ी से समय बताना हो तो बाई का प्रयोग, जैसे व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, एनडीए में भी आ गया था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। लेकिन अगर घड़ी का जो समय है उस समय को इंगित करना हो तो ऐट का प्रयोग, तो ऐट प्लस ओ क्लॉक, अब जितना भी क्लॉक बज रहा हो। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।